उमंगों भरी उम्र पूरे आलम को पता करने का ख्वाब देखने की उम्र है। अच्छे खासे शायर पैदा होता है हमारे यहाँ, मैं एक्टर पैदा हो गया। अरे क्या करने लग रहा है भाई। जब पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा है गोली तूने चलाई थी, मैंने गोली मैंने कैसे चलाई, मैं तो ड्राइवर था। मैं तो संदेशा कौन देगा? आई एम श्योर वो स्क्रिप्टेड नहीं था। ना बिल्कुल भी नहीं था। मतलब गैंग्स में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिनके डायलॉग्स ही नहीं लिखे हुए थे। बता दीजिए वो तीतर पहलवान वाला किस्सा। मैं पहलवानी करता था मैं बचपन में। हाँ, मेरा ये नाकाबिले यकीन होगा पर करते थे। मेरा ख्वाब था कि मैं पहलवान बनूं। मेरा फैसला 1 ही मिनट में हो जाता था, या तो वो मुझे पटक देता था या मैं उसको पटक नहीं देता था, ये होता था। कि आंखों को लेकर ये कॉम्प्लीमेंट बहुत पहले मिला था। मैंने इस पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। क्या होता है ना, एक्टर की फेस पे या कुछ ऐसी खास बात होती है ना, उसके बारे में अगर उनको बोल दिया जाए, सपोज आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कॉन्शियस हो जाता और बड़ी करने लगता आंखों को। क्या ये बात भी सही है कि गुलाल में जो भाटी वाला कैरेक्टर है वो आपको मिलने वाला था, जो दीपक डोबरियाल ने बाद में किया? हाँ, वो मुझे मिलने वाला था। फिर क्या हुई कहानी? मैं बहुत रोया था। पेजर पे मुझे मैसेज आई, यू आर नॉट कमिंग, ड्रॉप द आइडिया और ये वो सब। और मैंने मैसेज देखा, ओह माय गॉड, मेरे तो पैरों की तले की ज़मीन निकल गई। और मैं स्टेशन के आसपास कहीं खड़ा हो तो मुझे याद है, और मैं रो रहा था। मेरे बारे में किसी ने कुछ कान वान भर दिए थे कि ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। मुझे पैसे की क्या जरूरत, मुझे खाना मिल जाए काफ़ी है यार मेरे लिए। बॉलीवुड की फिल्में आपने कहा कि आप कम देखते? नहीं, मैं देखता नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। एनिमल नहीं देखी आपने? नहीं, मैं कोई फिल्में नहीं मैंने देखी। मैंने पिछले 5 साल से फिल्में नहीं देखी। मैंने सेक्रेट गेम नहीं देखा। बताओ, सेक्रेट गेम्स। राउतू का राज आपकी नई फिल्म आ रही है, उसका ट्रेलर मैंने देखा। क्राइम और कॉमेडी का कुछ जॉनरा है, क्या है वो? एज सच कॉमेडी नहीं है, ना करने की कोशिश की है। सिचुएशनल कॉमेडी है। पूरे गांव या पुलिस डिपार्टमेंट जितना भी है, बहुत ही सुस्त तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उनको मज़ा आने लगता है, और तब पता चलता है कि सबके पास कोई ना कोई एक स्किल है। तो ये ख़ास बात है। राजपाल के बारे में थोड़ा बताइए। वो आए थे यहाँ हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी। बहुत ही कमाल का इंसान है वो, सच बता रहा हूँ। देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे, और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। हमेशा दिया लोगों को उस वक्त जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। क्या चीज़ है वो जो हुक बनाए रखता है कि यार रहेंगे यहाँ पे? आपके लिए वो क्या रहा? शर्म आती थी कि मैं अगर बिना किसी कुछ किए चला गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं यही काम जानता था। मेरे बहुत सारे दोस्त ख़त्म हो गए थे जो आसपास रहते थे मुंबई शहर में। मैं भी हो जाऊंगा ऐसा सोच रखा है, मैं बट जाऊंगा नहीं यहाँ से, ऐसा था। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आंखें बहुत सुंदर हैं इसकी। क्या ये बात जेंडर न्यूट्रल होकर के नहीं कही जा सकती? क्या हमारे समय के कवियों ने थोड़ा अन्याय किया, थोड़ी नाइंसाफी की उन्होंने, कि पुरुषों की आंखों की सुंदरता पर कम शब्द खर्च किए? मेरे सामने इस समय जो सज्जन बैठे हुए हैं वो अपने करियर में और शायद निजी जीवन में भी कई बार अपनी आंखों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स स्वीकार कर चुके हैं। बैठकी के इस एपिसोड में स्वागत कीजिए बुढ़ाने से निकले हुए उस आदमी का जो बरास्ते मुंबई, बरास्ते माया नगरी पूरे देश में मशहूर हुआ। शानदार अभिनेता, शानदार कलाकार और खूबसूरत आंखों के धनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने समय दिया। आंखों पे तमाम कॉम्प्लीमेंट्स मिले ही होंगे, यहाँ से शुरू हुई बात। तो ये ब्लैक फ्राइडे फिल्म आई थी और उसमें पवन मल्होत्रा नाम के एक एक्टर हैं मशहूर, उनकी पत्नी ने ये बात, आपको याद है वो बात की आपकी आंखों को देख के कहा कि आंखें बहुत खूबसूरत हैं उसकी? तो वो मेरी स्मृति में रह गया। पर ऐसे याद है और कहीं कि आंखों को लेकर ये कॉम्प्लीमेंट बहुत पहले मिला था, या ब्लैक फ्राइडे वाला ही ज़्यादा आता है क्योंकि वो पहला ऐसा बड़ा रोल था जिसमें कैमरा आपकी आंखों को ठीक से देख पाया था? उससे पहले भी एक आध बार जिक्र हुआ था, मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। हाँ। बट उसके बाद काफ़ी, जब जो जिनका नाम आपने लिया है, अपर्णा नाम था उनका, उन्होंने जब बोला तो उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हुए। बट मैंने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। क्या होता है ना कि एक्टर की कुछ अगर फिज़िकल कुछ या फेस पे या कुछ ऐसी ख़ास बात होती है ना, उसके बारे में अगर उनको बोल दिया जाए, सपोज आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, कॉन्शियस तो एक्टर कॉन्शियस हो जाता और बड़ी करने लगता आंखों को। तो मैंने कभी इस चीज़ पे कभी गौर ही नहीं दिया बाद में भी। हाँ, बुढ़ाना से तो निकले हुए बहुत ज़माना हो गया, और थिएटर क्या करता है, आपका डिक्शन वगैरह साफ कर देता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बुढ़ाने के, शामली के, सहारनपुर के, उस इलाके के।
मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप कभी उस तरफ जाते हैं तो वो लहजा अभी आ जाता है लौट के? हाँ, अरे के करण लग रहा है से भाई, आता है। मेरा दोस्त है, उसने इतनी सुंदर पोइटिक सी लाइन मुझे सिखाई कि कहता था कि उरे कुआ देऊं तुझे दवा। उरे को दूं तुझे दवा। हाँ, तो अभी 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 आ जाता है वो लहजा, मतलब आता है जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आसपास के वहाँ के लोग मिल जाते हैं तो उसी लहजे में बात करता हूँ मैं। राउतू का राज आपकी नई फिल्म आ रही है, उसका ट्रेलर मैंने देखा और फिर से एक पुलिस वाले का रोल आपने किया है और ऐसा देख के लग रहा है कि क्राइम हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप, पर एक जो आलस सिस्टम में है, क्योंकि एक ऐसा गांव है जहाँ पे क्राइम जनरली होता नहीं है, पर हो गया है तो पुलिस को सॉल्व करना है, अपनी गति से काम हो रहा है। तो क्राइम और कॉमेडी का कुछ जॉनरा है, क्या है वो? एज सच कॉमेडी नहीं है, ना करने की कोशिश की है, सिचुएशनल कॉमेडी है। उसमें जो हो जाता है और वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं कॉमेडी करने का, क्योंकि स्लो पेस है। काफ़ी टाइम के बाद क्राइम हुआ है 15 साल के बाद, तो उनकी बॉडी में है नहीं वो चुस्ती जो है ना उनकी बॉडी में है नहीं। तो वो नेगी जी की किरदार की बात किरदार, हाँ, इवन पूरे गांव या पुलिस डिपार्टमेंट जितना भी है बहुत ही सुस्त तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको मज़ा आने लगता है और तब पता चलता है कि सबके पास कोई ना कोई एक स्किल है। तो ये ख़ास बात है। ऑफ कोर्स ZEE5 आ रही है ये 28 को, तो लेट्स सी, होपफुली लोग भी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। ये जो आपका कैरेक्टर है नेगी वाला, पुलिस कर्मी नेगी, ये जो आपके बाकी तमाम जो सॉलिड कैरेक्टर्स हैं जो लोगों को याद हैं, उनके बीच में आप कैसे इसको स्टैंड आउट करेंगे कि इसमें क्या खास है, क्या अलग है, या क्या चैलेंजेस आपको करते हुए आए? इससे हर कैरेक्टर की अपनी खासियत होती है डेफिनेटली, कि मैंने ये तो नहीं है कि भाई इसमें कोई पहाड़ तोड़ दो, खंबे गाड़ दो टाइप का, ऐसा तो इसमें है नहीं। बट हाँ, एक जो अंदाज़ है इसका इन्वेस्टिगेशन करने का वो बहुत ही यूनिक है, जो अमूमन हम फिल्मों में दिखाते नहीं। अक्सर क्या होता है कि मर्डर मिस्ट्री में बहुत फास्ट एक्शन, ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट इसको हमने ना इस तरीके से ही लिया है, बहुत ही स्लो पेस। हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है, कहाँ, तो एक वो हुआ था। तो उसी तरीके से जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं, उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं वो लोग। कोई ये नहीं कि ये बैठ जाओ उठो, ये चलो इधर आओ, ये वो, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। अगर क्रिमिनल से बातें भी कर रहे हैं, हाँ भाई तेरे बारे में सुना है कि तुम वहाँ गया था कल, तो क्या क्या किया वहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा बता दे, हम भी थोड़ी जानकारी हो जाए हमें। तो इस तरह की बातें करते हैं वो। कभी ऐसे हुआ है, ऐसे असल में इस तरह के किसी थाने में जाना जहाँ सुस्त पुलिस वाले बैठे हैं और निजी अनुभव हैं? मैंने तो फिलहाल देखा नहीं है, बट हाँ, पहाड़ में जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, वहाँ एक्चुअल पुलिस स्टेशन हम लोग देखा था, वहाँ पे थोड़ा सा है इस तरह का। वैसे वो एक्चुअल गांव है राउतू की बेली, राउतू की बेली, हाँ। और मतलब आप वहीं शूट किया? वहीं शूट किया, हाँ। पनीर के लिए बड़ा मशहूर है वो। पनीर, सफ़ेद पनीर के काफ़ी, हाँ। अच्छा, मुझे जो स्टूपिड क्राइम, एक मतलब मेरा पसंदीदा जॉनर है, आप आ गए तो सिनेमा पे और एक्टिंग पे भी बात होगी। एक चीज़ है स्टूपिड क्राइम, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉमेडी पैदा होती है, जो कोएन ब्रदर्स की फिल्मों में दिखता है, फार्गो वगैरह में, है ना, सीरीज़ भी बनाई उन्होंने। क्रिमिनल चाह नहीं रहा है कॉमेडी पैदा करना, बट वो अपने आप में थोड़ा स्टूपिड है, इस वजह से चीज़ें ऐसी हो रही है कि वो कॉमेडी ऐसी लगती हैं। ये एग्जैक्टली वो नहीं है जॉनर आपका जो अभी आप कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा ये आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी समझ के लिहाज से, जब भी कोई भी क्राइम की घटना घट रही होती है, उसमें कुछ भी कॉमिक नहीं होता है, वो ट्रेजेडी है। और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, एक विक्टिम है और एक ऑपरेसर मान लीजिए, दोनों उस समय कहीं से भी कॉमेडी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट थर्ड पर्सन जब देखता है और उसका ट्रीटमेंट अगर सिनेमा में हल्का सा कॉमिकल कर दिया जाए तो वो बहुत हंसाने वाला होता है। क्या मतलब इसको डिकोड कैसे किया जाए? ये स्टूपिड क्राइम हमको हंसाता क्यों है? मतलब इसमें ऐसी क्या बात है कि ह्यूमरस लगता है व्यूअर्स को? मैंने तो इतनी स्टडी नहीं की, खैर के ऑडियंस को क्या लगता है, क्योंकि मेरा ये है इस लिहाज से भी पूछ रहा हूँ। मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें जोड़ दूँ, जैसे मैंने रमन राघव में आपका कैरेक्टर देखा, हाँ। और दूसरी कई फिल्में हैं जिसमें गायतेंडो का कैरेक्टर है हल्का। कहीं कहीं पर लोग आपके किरदार, जैसे आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज जोड़ी है, या किसी डायलॉग की डिलीवरी है, या पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, चचा गालिब ने सोचा नहीं होगा कि उनके शेर को कोई इस तरह से पढ़ेगा, तो उसमें कॉमेडी आती है। आपने वैसे किरदार किए हैं, तो उसको सोचा कैसे? मतलब उस पे कभी, आई थिंक बदलापुर में जो है ना, एक जो आप बोल रहे हैं, वो बदलापुर में उसका एक जीता जाता है एक एग्जाम्पल है कि जब पुलिस वाला मुझसे पूछ रहा है
कि गोली तूने चलाई थी। मैंने कैसे चलाई, मैं तो ड्राइवर था मैं तो तूने गोली नहीं चलाई, तो जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो गोली तो मैं नहीं चलाएगा ना सर, तो गोली किसने चलाई थी फिर, तो गोली तो किसी और ने चलाई थी ना। तो इसी पे बहुत देर तक बात हो रही है। अक्सर अनुराग करता है इन सब चीज़ों का, जैसे अगली में भी देखा होगा, तो जब वो पुलिस वाला बैठा है और वो आज सब आके उससे बातें कर रहे हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन एक फ़ोटो पे, भाई ये फ़ोटो अमिताभ बच्चन का, हाँ फ़ोन पे बात होती है, फ़ोन किसका फ़ोन है, बोले इसका फ़ोन है, हाँ ठीक है, इसमें अमिताभ बच्चन का फ़ोटो क्यों आया, क्या है ये, क्यों, बोले वो फ़ोटो खींच लिया था मैंने इसलिए आया। तो इस तरह का कम से कम कोई आई थिंक 5 मिनट तक उसी पे बातें हो रही हैं, तो बहुत ही कॉमिकल हो जाता है। और उसमें आप थोड़ा एक यूज़ करते हैं कि आवाज़ में जो एक हिचकिचाहट के साथ जो हकलापन आ जाता है बीच में, हाँ। वो एक कॉमेडी का एलिमेंट ऐड, क्योंकि आदमी जब नर्वस होता है तो एक चीज़ को 2 बार कहने की कोशिश करता है। हाँ, जो आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, आपके पिताजी भी आप बहुत किस्सागो आदमी थे और आप बता चुके हैं कि वो जिक्र करते थे कि मैं अमिताभ बच्चन से मिला। आपको लगता है कि वो इनिशियल प्रभाव था सपने देखने का कि यार किससे पिताजी सुनाते हैं तो मैं यहाँ से, मतलब ये एक चीज़, ये एक फॉर्म हो सकता है, आर्ट फॉर्म हो सकता है, वहाँ कुछ कीड़ा आया था या फिर वो दिल लिया किया? बिल्कुल भी नहीं आया था कीड़ा उस वक्त पे। मतलब हमारे यहाँ, हमारे गांव में आप जानते हैं बुढ़ाना शामली के आसपास, हमारे यहाँ तो सिनेमा हॉल, कच्चा सिनेमा हॉल था, वहाँ पे अमिताभ बच्चन की फिल्में ही नहीं लगती थी, दादा कोड़के की फिल्में आती थी वहाँ पे जी। तो वो ज़्यादा देखते थे हम लोग। और इत्तेफाक मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे वो फिल्में देख रहा था, फिर मैं थिएटर में आ गया, और जैसे ही दिल्ली में आया तो पूरा फेलनी, गोदाद और इस तरह की त्रुफो, इनकी फिल्में देखने लगे हम लोग। तो मेरा जो है ना बॉलीवुड बहुत ज़्यादा मिस हो गया एक्चुअली, मैं देख नहीं पाया उस वक्त पे, और फिर वर्ल्ड सिनेमा देखने लगे टाइप में, इस तरह हो गया। तो मेरा बॉलीवुड नहीं देखा, मैंने बहुत कम देखा एक्चुअली। एक जो भी आप ये बात कह रहे थे कि कंफ्यूजन की वजह से कॉमेडी वाली कॉमेडी, बात, हाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में इतनी बात हो चुकी है और 50 बार, लेकिन एक सीन है उसमें जो मेरा पसंदीदा है, और मैं कई बार अपने परिवार के साथ लगा लेता हूँ, सिर्फ वही सीन देखता हूँ। उसका एक अनकट वर्जन यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सीन है पेजर वाला। हाँ, क्या कौन संदेशा कौन देगा किसको भेज सकते हैं? आई एम श्योर वो स्क्रिप्टेड नहीं था। ना बिल्कुल भी नहीं था। वो खड़ा करके क्या मुझे, ब्रीफ क्या था डायरेक्टर? ब्रीफ ये था कि वो लोग गन मन खरीद रहे हैं वहाँ से, मतलब मैं लेने के लिए आऊँ, मेरे बंदे लेने के लिए आए हैं गन, और मैं इधर अपना सिगरेट पी रहा हूँ, उधर मैं नज़र चली जाती है मेरी इत्तेफाकन, तो वो गन मन खरीदने, हाँ एक पेजर है उनके पास, तो वो उस पर कुछ देख रहा है उसको। मैंने क्या देख रहा है, बोले पेजर। क्या पेजर क्या होता है ये? बोले संदेशा आता है। किसका संदेशा आता है? मतलब जो भी संदेशा देना चाहते हैं उसका संदेश, तो इस पे चलता जा रहा है। एजेंसी क्या है, नंबर ही नहीं है तो भेजेगा कैसे? तो खुद ही हंसी आ गई मुझे उस पर। हाँ। लेकिन ये सब कुछ डायलॉग्स आपको लिख के नहीं कोई मिले? डायलॉग लिखा हुआ ही नहीं था। मतलब गैंग्स में आई थिंक बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिनके डायलॉग्स ही नहीं लिखे हुए थे। अनुराग के साथ फिर से कब काम करेंगे, मतलब ये लोग जानना चाहते हैं। और आपका जो आपके वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो अनुराग के साथ निकले हैं, वो जोड़ी लोगों को बहुत पसंद है। और जब वो चाहेंगे मैं तो हाजिर हो जाऊंगा। आपने सुना कि एक बॉबी देओल के साथ एक फिल्म उन्होंने शूट की? हाँ, मालूम हुआ? हाँ पता है। पूछा नहीं यार? नहीं मुझे इससे पहले भी बहुत सारे दूसरे एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे वो, तो मैं कभी नहीं पूछता कोई क्या है क्या नहीं। आपका स्टेट ऑफ माइंड अभी उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे अथाह स्ट्रगल किया और उसके बाद अथाह सक्सेस हासिल की, पीछे मुड़ के देखते हैं तो माइलस्टोन वाले रोल्स हैं, लोगों को डायलॉग्स याद हैं उसके, और उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर अभी ऐसा लगता है कि फेयरली सक्सेसफुल हो गए हैं, लोग जानते हैं नवाजुद्दीन स्टार हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? संतुष्टि है, या अभी ये लगता है कि और अच्छे बेहतर रोल नहीं आएंगे तो फिर आगे एक रेलेवेंस कैसे रहेगा, ये खतरा कभी नहीं ये सब इतना बहुत सारा मैं सोचता नहीं, और मैंने क्या किया पीछे उसके बारे में कभी सोचता नहीं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सबक लिया जो बहुत नॉस्टैल्जिक होते थे, अपने जो उन्होंने पास्ट में काम किया वो होता था।
अरे वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू नो व्हेन आई वाज डूइंग दिस रोल और ये वो इस तरह की, जब मैं बहुत ही इन सब चीज़ों से बचा हुआ हूँ। मैं ना कभी, अगर मैं, मेरा तो ये तक हो गया कि मैं, अगर कोई मेरे से गैंग्स का या सेक्रेट गेम्स का या गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायलॉग्स मुझसे बोलवा तो मुझे कराहियत होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ डायलॉग। एक तो मैं बिल्कुल भी पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाता, और क्या होगा ये कभी सोचता नहीं। मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, अपनी तरह की फिल्में कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, छोटी छोटी फिल्में करना मुझे अच्छा लगता है। क्या ऐसा लगता है कि जब स्ट्रगल से निकले ही थे बहुत सारा, तब एक आपके रोल्स में भी एक रॉनेस थी वो, क्योंकि आपने एक लंबा कई वर्षों का स्ट्रगल देखा है। अब क्या ऐसा कभी कभी फील होता है कि वो एक्सपीरियंसेस, रॉ एक्सपीरियंसेस जो आप सड़क पर महसूस करते हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, तो जब आप किरदारों को निभाने जाते हैं तो जो जज्बात आपको भीतर दूसरे के खाल में घुसने के लिए चाहिए उनकी थोड़ी कमी महसूस होती है? नहीं, अभी ज़्यादा हो गया इवन। हाँ, आने वाली आप मेरी फिल्में देखेंगे, इवन रोतू का राज में ही देख लीजिए। मैंने यही सोचा था कि इसमें परफॉर्मेंस टाइप का मैं कुछ नहीं करूँगा, जो मैं देखता हूँ वही करूँगा। और आप ये आई थिंक जिस तरह से पुलिस वाला बात करता है, फिल्मों में अलग तरीके से दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों की, मेरा हमेशा यही एफर्ट रहता है, जो मैंने देखा है वो सच है, वो सबसे बड़ा सच तो वही है जो देखा है मैंने। और मैं अपने रेफरेंस कभी भी फिल्मों से लेता ही नहीं हूँ, हमेशा रियल लाइफ से रहता हूँ। जो मैंने देखा है, कॉप को मैंने देखा है रियल लाइफ में, मैं उसके तरीके से बात करूँगा, है ना। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कॉप ऐसे बात करता है, क्या है ये, और वो ऐसा होता ही नहीं है रियल लाइफ में, ऐसे होते ही नहीं। उनकी नॉर्मल वॉक से ही डर लगने लगता है, नॉर्मल बातों से ही डर लगने लगता है, यू नो। उनको एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अथॉरिटी, इतनी अथॉरिटी उनके पास होती है पुलिस वालों के पास, तो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा हमेशा फोकस, कोई भी कैरेक्टर हो, फोकस ये रहता है कि जो मैंने देखा है उतना ही करूं, उससे ज़्यादा बाकी, लाइक जब कोई कैरेक्टर आता है कि लेस क्या नहीं करना है, कितना लेस करना है, वो ज़्यादा। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस है, क्योंकि लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी से जो आपने सीखा, और फिर आप NSD में जो काम किया, और उसके बाद जो रशियन डायरेक्टर का क्या नाम था जिन्होंने, वैलेंटाइन तेपलेकोव जी। और क्या मतलब, जैसे चूंकि हम जब थिएटर देखते हैं या नुक्कड़ नाटक जो सड़कों पर देखते हैं वो बहुत लाउड होता है, उसमें जो डायलॉग्स की डिलीवरी है वो चिल्लाकर कही गई होती है, जबकि अब हम आपको अभिनय करते हुए देखते हैं तो अब लगता है कि आवाज को तो ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, वो भी एक लर्निंग है, उसकी भी अपनी, हाँ जी करेक्ट। हाँ, तो ये जो अनलर्निंग है ये उसी क्लास के बाद हुई, रशियन डायरेक्टर? ऑफ कोर्स थोड़ा बताइए उस क्लास, क्या मतलब, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट 2-3 टेक अवेज थे वहाँ के, जो फिर कैसे प्रैक्टिस किया आपने उस चीज? एक्चुअली वो सिर्फ थिएटर के लिए थे, सिनेमा बिल्कुल अलग मीडियम है। वो थिएटर का था कि लाइक आपकी सिचुएशन में वांट्स, अगर आपकी वांट अगर 5%, आपकी डिमांड अगर इस सीन में 5% है तो आप 5% ही करो। अननेसेसरी क्या होता है ना, एक्टर बहुत इंडल्ज होता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, वो चाहता है मैं 100% हर सीन में 100% दे दूँ, नहीं आपकी ज़रूरत ही नहीं उसमें। तो ये उस आदमी से मैंने सीखा कि कितनी ज़रूरत है आपकी सीन में, उतना ही करो, वो था। जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है कि एक्टिंग के लिए ब्रीफ कितना डिटेल आपको चाहिए होता है, मतलब वो शब्द ब्रीफ है जिसका मतलब होता है बहुत कम शब्दों में, लेकिन मैं ये कहूँ कि आपका अगला सीन है और आपको ले जा करके वहाँ पे ग्लास रखना है, खाली ग्लास रखना है, तो क्या आप उसमें पूछते हैं कि ग्लास खाली है कि आधा है, मैं उसमें जो पानी था या जो भी था वो पी चुका हूँ या इसके बाद पीऊँगा, इतना डिटेल पूछते हैं तो वो माइंडसेट में कि मुझे उसके भीतर जाना है, तब मैं समझ पाऊँगा कि मैं रख रहा हूँ तो उदासी में रख रहा हूँ या मेरा बैकग्राउंड क्या है, या जाग गए और रख दिया? डिपेंड करता है डायरेक्टर का। अगर डायरेक्टर ने बोला कि भाई आधा गिलास है उसको जाके वहाँ रख दो, तो चुपचाप रख दो, थोड़ा सा ओबीडियंट होना पड़ता है कि रख दो, ज़्यादा सोचो मत। नहीं, बट उसमें वो कैरेक्टर जो आप ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, हाँ, उसके साथ उसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो किन चीज़ों से होकर के गुजरा है, वो आपको कैरी करना है उसी यहाँ से 10 मीटर की इस वॉक में, तो क्या मतलब? नहीं, बहुत चांसेस आते हैं जहाँ पे बाकी से जो दूसरे सीन्स हैं उसमें चांसेस आएंगे। अच्छा, ये ग्लास वाले में मत करो, ये ग्लास वाले में मत करो फिलहाल। अच्छा, जैसे अक्सर कॉमेडियन की आदत होती है ना, मेरे बहुत सारे मित्र हैं कॉमेडियन, तो उनको जब बोलते हैं यहाँ से वहाँ ग्लास रखना है,
तो उस ग्लास रहने में कहने कि खुजा देंगे या दोबारा देख लेंगे, डबल लुक दे देंगे या कुछ ना कुछ ज़रूर बदमाशी करेंगे। तो वो उनका हमें वो कैरेक्टर नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूं इसमें, ओवरप्ले कर देते हैं। ओवरप्ले कुछ ना कुछ करूं, मैं दिखूं। ठीक है, अब आपने कहा कि आप बॉलीवुड की फिल्में आपने कहा कि आप कम देख पाते हैं। हाल फिलहाल में जो कुछ फिल्में मशहूर रही या नहीं, सक्सेसफुल मैं रही, देखता नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। Animal मेरा नहीं देखी बहुत ही आपने? नहीं, मैं कोई फिल्में नहीं मैंने देखी। मैंने पिछले 5 साल से फिल्में नहीं देखी। मैंने 5 साल से मैं फिल्में Bollywood की करता हूँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। अपनी फिल्में देखते हैं बाद में? अपनी फिल्में भी अगर प्रीमियर में हो गया तो देख लिया, उसके बाद कभी नहीं देखी। मैंने सेक्रेट गेम नहीं देखा, बताओ सेक्रेट गेम्स। कुछ फिल्मों के आइकॉनिक जो आपके कैरेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको लेकर के आप थोड़ा थोड़ा बताएं। दो ही तीन है, मैं उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बात हो चुकी है। पर जैसे रमन राघव का जो कैरेक्टर है, जो एक ऐसा क्रिमिनल है जो अपने परिवार की, अपनी बहन और उसके बच्चे की हत्या कर देता है, सड़क पर सो रहे लोगों की हत्या कर देता है, और इसका कोई गिल्ट भी नहीं है उसको उस वक्त। क्या उस समय बहुत नेगेटिव जोन में रहना पड़ा था? मतलब अपने आप को आपको जोन आउट करना पड़ता है इस दौरान कि मैं इस किरदार को फील करूं। उस समय का ब्रीफ क्या था और कैसे इस तरह के कैरेक्टर के लिए तैयार करते हैं? सी, मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा था अपने आप को इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ये कैरेक्टर ये बोलता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। लोग धर्म की आड़ में मारते हैं, कोई इंसानियत की आड़ में मारता है, मैं ये आड़ नहीं लेता हूँ। वो कमज़ोर होते जो आड़ लेते हैं, मैं बिना आड़ के मारता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं खाते पीते हकते मुत्ते मार देता हूँ और पेन भी नहीं होता मुझे। तो इस फिलॉसफी पे ना मेरा बिलीव नहीं हो रहा था। मैं कैसा इंसान है ये, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। ये बिलीव करने के लिए मैं थोड़ा अलूफ हो गया था, काफ़ी 5-6 दिन के लिए चला गया था कहीं। नहीं, ये इस थ्योरी पे यकीन करना ज़रूरी, तभी इस कैरेक्टर के साथ मैं जस्टिस कर सकता हूँ। और गया धीरे धीरे, नहीं आ रही थी पकड़ में चीज़ें। एक वक्त आया, डेफिनेटली जब आप लगते हैं, जाते हैं किसी चीज़ में घुसते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कोई ऐसा ही नहीं कि नहीं मैं तो कर दूंगा, नहीं। हम जैसे एक्टर के लिए तो लगता है, वक्त लगता है जाने में। वो जाने का प्रोसेस क्या है? मतलब उसमें स्टडी है, वीडियोस देखते हैं, या सिर्फ बैठ के सोचना नहीं, है? वो अपने अंदर से ही निकालना पड़ता है। बहुत सारे, हर इंसान के अंदर एक डार्क शेड भी होती है, बहुत सारे निकाल पाते हैं, बहुत सारों के अंदर रह जाता है। तो अपने अंदर से ही डिस्कवर करना पड़ता है उस चीज़ को। और ये जो शेर है, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे और फिर हंसी, और नहीं आती, कहा भी या नहीं कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये ना बहुत पोएटिक एक्सप्रेशन है। मतलब अगर आप साहित्य के नज़रिए से देखें तो एक आदमी इस त्रासदी पे हंस दिया कि अब मुझे किसी बात पे हंसी नहीं आती। चचा गालिब ने लगभग यही बात कहने की कोशिश की थी। ये स्क्रिप्टेड था, इम्प्रोवाइजेशन था, क्या था? इम्प्रोवाइजेशन था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। कौन लिख के गए? हाँ कमाल था लेकिन वो। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा पीछे, ऐसा आपसे मिलने को लेके एक उत्साह मेरे लिए अंदर, मेरे भीतर ये भी था कि बहुत सारी चीज़ें हम खोज लेते हैं। छोटे शहर का आदमी छोटे शहर के नायकों में अपना एक अक्स खोज लेता है। तो आप जब मेरे ख्याल से 2016 या 17 में कान फिल्म फेस्टिवल गए थे, वो शायद पहली बार गए थे आप? 2012 में गया। 12 में गए थे, सॉरी। तो उस समय हमने तस्वीर शेयर की थी कि यार अपना लड़का देखो वहाँ पहुँच गया, मतलब इस फख्र से। और फिर हमारी शादी पे तार बिजली से पतले हमारे पिया बजा ही था, क्योंकि हम भी सिंगल चीसी हैं और माशाल्लाह आप भी कौन से पहलवान, तीतर पहलवान कहलाते थे। बता दीजिए वो तीतर पहलवान वाला किस्सा। पहलवानी करता था मैं बचपन में। हाँ, मेरा ये नाकाबिले यकीन होगा पर करते थे। हाँ, मेरा ख्वाब था कि मैं पहलवान बनूं, बट मैं बहुत ही पतला दुबला था, तो मैं अक्सर हार के ही आता था अखाड़ों से। पर फुर्ती थी। हाँ, फुर्ती थी। अगर मेरा फैसला 1 ही मिनट में हो जाता था, या तो वो मुझे पटक देता था या मैं उसको पटक नहीं देता था, ये होता था। 1-2 जीते होंगे बट ज़्यादातर हारा ही मैं। तो ये नाम रख दिया किसी ने, तीतर पहलवान। हाँ, मुजफ्फरनगर में नाम बहुत बढ़िया रखते हैं। ये बात तो है। हाँ, थोड़ा सा और इस वाले से आगे फॉरवर्ड करते हैं। मुंबई में आप हैं और आप राजपाल यादव के घर पर हैं, उस समय आप रह रहे थे वहाँ। उस मुलाकात में ले जाइए जब अनुराग कश्यप वहाँ आते हैं। राजपाल यादव लगभग एग्जिट करने के मोड में हैं, निराश हैं कि अब मैं मुंबई छोड़ रहा हूँ, और अनुराग कश्यप उनको मनाते हैं कि
तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और आप वहां मौजूद थे उस समय? अरे हमारी मुलाकात जो है ना, राजपाल कभी आने के मूड में था ही नहीं, क्योंकि उसको तो सबसे पहले जाते ही काम मिलना शुरू हो गया था। वो तो एक इत्तेफाक अंधेरी स्टेशन पे ऐसे ही जा रहे थे, हम लोग मिल गए, कहाँ है ये वो, शूल वूल के बारे में बताया उन्होंने, तो शूल का कास्टिंग चली, जाके वहाँ पे मिल लो ऑफिस में रामू के। तो हम पूरा लौट का लौट 5-6-7 एक्टर होते थे, चले गए और जाके वहाँ छोटे छोटे रोल के लिए सबकी कास्टिंग हुई। मैंने भी एक शूल में मनोज भाई के सामने एक छोटा सा वेटर का रोल किया। राजपाल को अच्छा ठीक ठाक अच्छा रोल मिल गया था। एक सोनू था, उसको, तो बहुत सारे एक्टर थे, सबको मिल गया था वहाँ पे। जो छोटे, जो आपके तमाम ऐसे छोटे रोल्स हैं जो छोटे छोटे हैं बट अब वो बाद में आइकॉनिक लगते हैं, जैसे वो है या सरफरोश है, वो तो उसकी तो इतनी चर्चा होती है जी। तो उस मुलाकात की बात, हाँ, अंदर बारिश हो रही थी, अंधेरी स्टेशन में मिले हम लोग। तो और अनुराग ने सिर्फ ये जिक्र किया था, पर ना राजपाल को तो सबसे पहले काम मिलना शुरू हुआ। इवन वो तो दिल्ली से काम लेके गया था मुंबई। एक टीवी सीरियल आता था DD1 पे, स्वराज, उसमें ऑलरेडी काम मिल चुका था उसको, तब गए थे लोग। तब वो एग्जिट नहीं करना चाह रहे थे मुंबई से? नहीं, राजपाल तो सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ हम लोगों के बीच में, राजपाल और विजय राज। अच्छा, तो उस मुलाकात में क्या मतलब बातचीत क्या हुई थी? अनुराग से ये पहली मुलाकात थी आपकी? अनुराग से ही पहली मुलाकात थी। फिर मैं धीरे धीरे मैंने मिलना शुरू किया। फिर अनुराग के सामने एक बार मैंने बात की, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। बोले दिखाओ। तो मैंने तुगलक की स्पीच दिखाई उनको। वो कहीं रिहर्सल कर रहे थे प्ले की, तो तुगलक की स्पीच सुनाई मैंने उनके सामने और सुना के अपना चला गया। याद है थोड़ी? नहीं, वो थी अभी तक, क्या था वो स्पीच थी, उमंगों भरी उम्र, पूरे आलम को फतह करने का ख्वाब देखने की उम्र है, ऐसी थी। अच्छा, उर्दू का तलफ़ुज़ बढ़िया कर लिया था बाद में आके या मेरे पहले से शुरू से? अच्छा, हमारे तो अच्छे खासे शायर पैदा होता है हमारे यहाँ, मैं एक्टर पैदा हो गया। तो अनुराग से रिश्तों के ग्राफ को थोड़ा सा, या उस जर्नी को थोड़ा सा समझाइए कि वो मिले, फिर एक कन्विक्शन आया है कि यार इस आदमी के साथ शायद साथ में काम आगे करना। हाँ, अनुराग का मुझे हमेशा लगता था, जब भी अनुराग मेरी तरफ देखते तो मुझे लगता था ये आदमी, मैंने अनुराग को कभी भी नहीं बोला कि मुझे काम चाहिए, बट उसकी आंखों से हमेशा लगता था, पूरे शहर में, मुंबई शहर में, सिर्फ इन आंखों से मुझे पता चलता था कि ये मुझे काम देगा या कुछ तो देगा मुझे, ऐसा है, ऐसा लगता था मुझे खुद को। मतलब यकीन था, उसको हो ना हो, लेकिन मुझे यकीन था अनुराग पे कि यार मुझे काम देगा। ब्लैक फ्राइडे, फिर ब्लैक फ्राइडे, फिर एक गाना किया मैंने, इमोशनल अत्याचार, देवडी में। और फिर तो सिलसिला शुरू हो गया था। कई जगह पर रिकमेंड भी किया अनुराग ने मुझे। क्या ये बात भी सही है कि गुलाल में जो भाटी वाला कैरेक्टर है वो आपको मिलने वाला था, जो दीपक डोबरियाल ने बाद में किया? हाँ, वो मुझे मिलने वाला था। फिर क्या हुई कहानी? बट कहानियाँ हो जाती हैं बीच बीच में, क्या करें। मैं बहुत रोया था एक बार, जब मैं पहुंच गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्योंकि शूटिंग चल रही थी जयपुर, और मुझे बुलाया गया। और मैं खुशी मतलब मैंने उसके लिए गाड़ी चलाना भी सीखा। मुझसे गाड़ी नहीं आती थी, जीप चलाने सीखी मैंने, क्योंकि अनुराग ने बताया था मुझे कि जीप चलाना सीख ले। मैं ठीक है। और मैं रेलवे स्टेशन गया और पेजर होते थे तब, पेजर पे मुझे मैसेज आई, यू आर नॉट कमिंग, और ड्रॉप द आइडिया, और ये वो सब, जो टिकट है वो उनको दे देना। मैसेज किसका था? हाँ, किसका मैसेज था? ये प्रोडक्शन से, जो जयपुर में शूटिंग चल रही थी ना फिल्म की, तो वहाँ से मुझे मैसेज आया। और मैंने मैसेज देखा, ओ माय गॉड, मेरे तो पैरों की तले की ज़मीन निकल गई। और मैं स्टेशन के आसपास कहीं खड़ा हुआ था, मुझे याद है, और मैं रो रहा था। और फिर मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे हो गया मेरे साथ। अच्छा, मैं चेक करता हूँ ये वो, बट फाइनली एनीवे, तो अनुराग को फिर बाद में किसी ने बताया कि कुछ गलतफहमी हो गई थी मेरे बारे में। किसी ने कुछ कान वान भर दिए थे कि ज़्यादा पैसे होती थी, हैं कि ज़्यादा पैसे मांग रहा हूँ। मुझे पैसे की क्या, मुझे खाना मिल जाए काफ़ी है यार मेरे लिए। उस वक्त पे तो ये था, बट फाइनली जो है, आपको भी किसी ने कुछ बोला था कि मतलब वो दोनों तरफ से ही? हाँ, दोनों तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट फाइनली वो बाद में हो गया था ठीक ठाक। अभी बात होती है कभी कभी? हाँ, कभी कभी बात होती है। ठीक है। 15 सालों की स्ट्रगल के बाद भी मुंबई छोड़ा नहीं, मतलब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो एक चीज़ होती है ना कि रोके रखती है। क्या मतलब, मैं इसको उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में परेशान हो तो क्या ये
बात उसके काम आ सकती है, या मुंबई में ही बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, शायद उनके काम ये बात आ सके। क्या चीज़ है वो जो हुक बनाए रखता है कि यार रहेंगे यहाँ पे? आपके लिए वो क्या रहा? मतलब क्या वो ऐसा था कि यहाँ से जाएंगे भी छोड़ करके तो करेंगे क्या? हाँ, उससे बेहतर सबको डर और शर्म ही होती है। आई थिंक शर्म आती थी कि मैं अगर बिना किसी कुछ किए चला गया तो क्या 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 मुंह दिखाऊंगा मैं अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को। एक तो वो था, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं यही काम जानता था, इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं था। मुझे मालूम था मैं कुछ और कर ही नहीं सकता इसके अलावा। तो बेटर जो मरना जीना सब यहीं रहेगा मुंबई में, कोई बात नहीं। अगर मेरे बहुत सारे दोस्त ख़त्म हो गए थे जो आसपास रहते थे मुंबई शहर में, मैं भी हो जाऊंगा ऐसा सोच रखा था मैं, बट जाऊंगा नहीं यहाँ से, ऐसा था। और इस दौरान पिताजी, परिवार, नवाब साहब से बात होती थी, मतलब जब आप मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे? आई थिंक 3-4 साल तक बात नहीं हुई थी मेरी घर पे, क्योंकि उस वक्त पे फ़ोन वोन भी नहीं थे। तो वो चाहते थे कि आप वापस आ जाएं या? नहीं, उनको पता चल जाए भाई कहाँ है, उनको पता ही नहीं था कहाँ हूँ मैं। बट जब पता चल गया कि हाँ मुंबई में है तो ठीक है, फिर अपना तू कर काम जो भी है। आँखों से बात शुरू हुई थी, एक और अभिनेता हमारे यहाँ हुए, इरफान, उनकी आँखों की बहुत बात होती है, अब वो नहीं है। इरफान से आपका जो रिश्ता था वो थोड़ा यूनिक था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक शुरू में जब मैं आया तो आई थिंक 2002 से मैं उनके काफ़ी करीब रहने लगा था। हमने फिल्में की, एक बाईपास की थी हमने, और एक सीरियल किया था, और एक दो फिल्में की थी जो रिलीज़ ही नहीं हुई। अभी भी रिलीज़ नहीं हुई? ना, एक फ़िल्म की थी मेरिडियन लाइन करके, एक फ़िल्म की थी हमने, इंग्लिश फिल्म की थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। उसमें मैं और इरफान भाई, बड़ा भाई छोटा भाई बने हुए थे। और कर्मा के ऊपर कुछ फिल्म थी, वो रिलीज़ नहीं हुई। एक टीवी सीरियल किया था, टिशू ने डायरेक्ट किया था, वो रिलीज़ नहीं हुआ। तो बहुत सारे काम थे जो नहीं आए, बट काफ़ी कुछ। बाईपास और लंच बॉक्स, ये दो तो दोनों साथ वाले बड़े मशहूर हैं ना? मुलाकातें, बातचीत होती रहती थी उनसे? हाँ, बातचीत होती रही। फिर लंच बॉक्स भी किया था उनके साथ फिर फाइनली। कोई अलविदा नाम की एक शुरू में हाँ, उन्होंने 2001 में उन्होंने उन्होंने डायरेक्ट की थी? उन्होंने डायरेक्ट की थी। 1 घंटे की एक फिल्म थी, BBC के लिए की थी। फिर फाइनली वो स्टार बेस्ट सेलर पे आया वो। तो उसमें मैं और सादे सिद्दीकी, मैं हीरो था उस फिल्म का। इरफान भाई ने डायरेक्ट की थी वो बहुत खूबसूरत। तब मुझे लगा था कि इरफान भाई अगर डायरेक्टर होते तो वो डायरेक्टर भी इतने खूबसूरत होते, इतने अच्छे डायरेक्टर होते, अगर एक्टर ना होते। वो इतना अच्छा डायरेक्ट किया था उन्होंने। दिल्ली के दिनों में मनोज वाजपेयी से इंटरेक्शन हुआ था क्या कभी? कुछ मिले मनोज हो, भाई के कुछ साथ सीखा हो? प्ले किया था मैंने यहाँ जब दिल्ली में। हाँ, एक प्ले करते थे, उसमें हम छोटे मोटे रोल करते थे, मैं, विजय राज, ये वो सब। उस दौरान बात होती थी। और फिर मुंबई में वो चले गए थे बैंडिट क्वीन करने के बाद मुंबई। फिर उनको देखी हमारा लौट गया था 15-20 एक्टर्स का। उसके बाद सत्या के बाद, इसमें राजपाल, ये वो सब लोग थे हम लोग। तो ये तो आपका एक समूह बन गया था। मैं बारी बारी से सब पे बात करूंगा। राजपाल, विजय राज उसमें सबसे ज़्यादा आपके साथ रहे। राजपाल के बारे में थोड़ा बताइए। वो आए थे यहाँ हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में भी बैठ, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी चीज़ें बताइए। पर्सनैलिटी कैसी है उनकी? मतलब छोटी सी बातों पर ठिठोली करके ज़ोर से हंस देने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया, पर और थोड़ी सी चीज़ें, 2-4 किस्से बताइए उनके। एक्चुअली मुझे ज़्यादातर यही होता, क्योंकि राजपाल का जब हम लोग स्कूल में थे, देखिए वो BNA में भी था मेरे साथ, फिर NSD में भी 5 साल लखनऊ भी थे और दिल्ली भी थे। हाँ, 5 साल तो हमने सिर्फ ट्रेनिंग ली है। आई थिंक इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे, अगर एकेडमिक एजुकेशनली सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो राजपाल के और मेरे पास है। 5 इयर्स सिर्फ एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है हम दोनों ने। तो आई थिंक सबसे एजुकेटेड एक्टर हम ही दोनों, जो दिखने से नहीं लगेगा आपको कि बहुत ही कमाल का इंसान है वो, सच बता रहा हूँ। वो देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे, और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। हमेशा दिया लोगों को। उस वक्त जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं क्या, बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे
तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। और बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, मतलब ठिठोली करके उड़ा देता है मजाक वो, बट ही इज सो सेंसिटिव और बहुत ही अमेजिंग आदमी है वो। विजय राज के साथ अब कितनी फ्रीक्वेंट मुलाकात आपसे होती है? अब नहीं होती। हाँ, अब नहीं होती। पहले तो हम रूम पार्टनर थे दिल्ली में, यहाँ पे चाय और बिस्किट, है चाय और चाय बिस्किट बिस्किट चाय बिस्किट, यहाँ लक्ष्मी नगर में रहते थे हम दोनों। कभी अब ये नहीं हुआ कि रिक्रिएट करें और क्या चाय और बिस्किट? बहुत ही कराहियत होती है उससे। अच्छा, हाँ, पुराने दिन याद आ जाते हैं टाइप में, ऐसा होता है। पर अब जैसे वो साथ में स्ट्रगल किया और अब ऐशो आराम है, शानो शौकत है दोनों की ज़िंदगी में, आपकी भी और उनकी, तो अब तो मिल कर के और महफिलें वक्त नहीं जमाने। मिलता ना, वो भी बिजी है, मैं भी बिजी रहता हूँ, क्या करें। है ही ऐसे ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत ही मुश्किल होता है मिलना। तो अब मतलब उनके पर्सनल, मतलब मैं इसलिए थोड़ा उनके बारे में ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ऐसा लगता है थोड़े से ज़्यादा प्राइवेट, हाँ, वो शुरू से था ऐसे ही। बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी नहीं देते हैं। ना, शुरू से ही था वो, बहुत ही अलूफ रहने वाला बंदा था। कहीं शूटिंग कर रहे हैं, हम जंगल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो पूरा ग्रुप बैठा हुआ, अचानक से पता चला विजय राज है ही नहीं, कहाँ है वो, दूर कहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ, क्या सोच रहा है, कुछ सोच रहा है वो टाइप में। इस तरह का बंदा था वो। और आप शरारती थे? नहीं, सभी थे, मैं क्या। अब विजय का तो ये था, हमारी लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे, मतलब मजाक वजाक जो है बहुत सॉलिड होती थी ऐसे। अभी जैसे बड़े बजट वाली फिल्में हाँ। बनती हैं जब कभी कभी, जो कुछ में से कुछ फिल्म होती हैं जो 500 करोड़ कमा लेती हैं, 600-700 करोड़ कमा लेती हैं, ये लगता है कि यार साल 2 साल में ऐसी एक फिल्म करनी चाहिए, होनी चाहिए जिसमें ऐसी, जिसका पार्ट मैं हूँ, जो मेगा बजट कमाई करती हैं और मेगा बजट में बनती हैं। मैं तो कर लेता हूँ बीच बीच में, पैसा जब चाहिए होता है तब कर लेता हूँ, ताकि मैं जो छोटी फिल्म है उनमें मैं फ्री में काम कर सकूँ या बहुत ही नॉमिनल पैसे में काम कर सकूँ, वो करता हूँ मैं बैलेंस। अभी भी करते हैं? जैसे ये बात हम नसीर साहब के बारे में सुनते हैं, जब ओमपुरी थे तो उनके बारे में सुनते थे कि वो कुछ ऐसी फिल्मों में काम कर लेते हैं जहाँ से पैसा आता है ताकि दिल्ली में आकर के एक थिएटर कर सकें अभी भी जब उनकी इच्छा हो। आप एक्चुअली ऐसी छोटी फिल्में सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि मुझे करने से आनंद आएगा? मतलब हाँ, अभी भी कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे अभी भी मिसाल कर रहा के हूँ। तौर पे कोई फिल्म? अभी मैंने 1-2 फिल्में साइन की हैं, वो कर रहा हूँ। अभी एक प्रोड्यूस भी की है मैंने फिल्म, आई एम नॉट एन एक्टर नाम है उस फिल्म का, अच्छा, जो हमने फ्रैंकफर्ट में शूट किया उसका, फिल्म को मुंबई और फ्रैंकफर्ट में शूट किया, वो कर रहा हूँ। तो कर रहा हूँ और प्रोड्यूस भी करूँगा, ये है। इतने लंबे करियर के बाद और अब सक्सेसफुल करियर के बाद कभी कभी मन में वैराग्य आता है कि उस समय एक सपना दिखता था कि मुझे सक्सेसफुल होना है। आप पहले ये कहा करते थे अक्सर आपके इंटरव्यूज़ में कि मैं देश का सबसे महंगा एक्टर बनना चाहता हूँ। अब क्या कभी ऐसा लगता है कि यार सुख अचीव कर लिया आप, या ऐसा लगता है कि ये तो सुख है, ये सुख का एक हिस्सा है, पर बहुत सारा सुख और है? हाँ, तो देखिए विचार जो है ना बदलते रहते हैं। तब मैं ये सोचता था, अब कुछ और सोचता हूँ, आने वाले वक्त में कुछ और सोचूंगा, है ना। ये आई डोंट नो, एक जगह पे तो स्टिक कहीं रहता नहीं, दिमाग या थॉट आपका बदलता रहता है। अभी मैं सोचता हूँ कि यार मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि मैं मेरे एक्टर के लिए जो जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, छोटी छोटी फिल्में जो होती हैं, नॉट छोटी फिल्म बजट वाइज बट डीप फिल्में जो होती हैं, उस तरह की फिल्में करने का बड़ा मन करता है। और एक्टिंग में बहुत चेंजेस आ रहे हैं मेरी, है ना। तो वो अब जितना एक्सपीरियंस होता है आपको ज़िंदगी में, उसके हिसाब से आपकी एक्टिंग भी बदलती है। तो उस बदलाव के लिए मैं कुछ इस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, ताकि मेरा वो पता चले, मुझे खुद को पता चले, टेस्ट करूँ मैं खुद को कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कुछ रोल्स आपसे थोड़ा सा कष्ट डिमांड करते हैं, रोल्स की तैयारी, कि आप देर से खाना खाएंगे या सुबह नहीं खाएंगे, आपको वेट घटाना है, या आपको ऐसे हालात में रहना है कि आप थोड़ा सा अलूफ हो जाएं, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। तो वो कष्ट अभी आप, मतलब जब आप देते हैं अपने शरीर को या अपने मन को,
तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मैं जब जिक्र कर रहा था पुराने स्ट्रगल के दिनों का और चाय और बिस्किट का, तो वो पुराना समय याद आता है और मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बट जब रोल की डिमांड होती है जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल को आत्मसात करना है, आपका कैरेक्टर है जो स्ट्रगल की बात कर रहा है, जीवन के स्ट्रगल की बात कर रहा है, तो वो मेमोरीज आती हैं क्या जो परेशान करती हैं? हर एक्टर के आते को, हर एक्टर का कहीं ना कहीं जो दिमाग ऐसी चीज़ है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी पूरी बैकग्राउंड नज़र आ जाती है सामने, और जो उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये हर एक्टर के साथ है, हमारे नहीं, हर एक्टर के साथ होता है। उसका एक मेंटल टोल भी होता है क्या, मतलब? हाँ, मतलब एक मन पर, दिमाग पर उसका एक असर होता है कुछ दिन जिससे उबरने में लगते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि उसका असर होता है, बट हाँ इमोशनल मेमोरी कहते हैं ना जिसको, जी। वो होती है। वो कहीं ना कहीं अगर आप यूज़ करना चाहें, जब चाहे, अगर वो उसके सिमिलर सिचुएशन है तो वो यूज़ करता है, हर एक्टर करता है वो। भविष्य के आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आप एक्साइटेड हैं अभी? मैं एक्साइटेड हूँ, कोस्ताव करके एक मैंने फिल्म की है जिसमें मैं कोस्ताव एक कैरेक्टर है, कोस्ताव फर्नांडिस, गोवा के कस्टम ऑफिसर है वो है। उसमें मुझे बड़ा प्राउड फील होता है उस प्रोजेक्ट पे। और एक है सेक्शन 108 जो इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कब आ रही हैं? अभी तो अभी साइन किए हैं आप? नहीं, बन चुकी हैं। अच्छा। हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आपको राउतू का राज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठकी के इस एपिसोड में इतना ही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।